हे एवरीबॉडी, वेलकम टू मिशन कॉम्बिनेशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा प्रीवियस वीडियो था संवैधानिक विकास के ऊपर। संवैधानिक विकास में हमने पढ़ा कि कैसे 3 चरणों में संविधान का विकास हुआ, संवैधानिक विकास हुआ भारत में। वो 3 चरणें कौन कौन सी थी? 1773 से 1858 तक, 1858 से 1947 तक, 1947 से टिल नाउ, आज तक, क्योंकि आज भी हमारे संविधान में समय समय पे बदलाव होते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 चरणों में संवैधानिक विकास पढ़ा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था 1773 से लेके 1919 तक हमने बात कर लिया था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें द्वैध शासन प्रणाली आई। हमने यहाँ तक सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आज का हमारा चैप्टर है संविधान सभा एवं उसकी प्रस्तावना। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड प्रीएम्बल, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले 1919 तक तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया, लेकिन 1919 के बाद फिर 1935 का आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्यों आया, इसको आने की जरूरत क्या पड़ी, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई, उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम चैप्टर पढ़ने चलते हैं। तो देखिए 1919 का जो पहले जो आया, जब द्वैध शासन प्रणाली आया, उससे पहले कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो हुई मैं उसको बताता हूँ। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से ये भारत आ गए। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये सिर्फ भारत आए। भारत आने के बाद ये सारा कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ की राजनीति, यहाँ का हर एक चीज वो समझें। उसके बाद उन्होंने 1917 में, 2 साल बाद 1917 में, तो गांधी जी ने जो कोई पहला फर्स्ट एवर उन्होंने कोई सत्याग्रह किया, वो किया उन्होंने 1917 में। 1917 में उन्होंने किया कहाँ पे? चंपारण में उन्होंने ये सत्याग्रह किया, ये अपना आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था और कब किया था? तो डेट, ईयर हो गया 1917, डेट नहीं पूछता है, ईयर हो गया 1917, और जगह चंपारण हमारे बिहार में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। 1918 में इन्होंने क्या? खेड़ा अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ, इन्होंने मिल मजदूरों के हक में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया। तो अगला हो गया 1918 में खेड़ा अहमदाबाद, ये भी पूछा जाता है 1918 में कहाँ किया। उसके बाद 1919 में इन्होंने किया खिलाफत आंदोलन, ये इसको लीड इन्होंने किया। और उसके बाद जब ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो ये 1920 में उन्होंने किया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गांधी जी का कोई पहला ऐसा अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय दैट मीन्स व्यापक स्तर पे, ऑल इंडिया लेवल पे कोई पहला ऐसा आंदोलन था जो कि इन्होंने किया था। तो वो 1920 में इन्होंने किया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो वो था असहयोग आंदोलन 1920 में। अब 1930 में इन्होंने उसका किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे हम सब कैसे कंफ्यूज होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को, इसी को जाना जाता है नमक सत्याग्रह के नाम से और दांडी मार्च। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही सत्याग्रह का है। इसको सविनय अवज्ञा बोल लो, नमक सत्याग्रह बोल लो या दांडी मार्च बोल लो, ये तीनों एक ही है। तो 1930 में इन्होंने किया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, या नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च। तो ये 1930 में उन्होंने किया। अब हुआ क्या? देखो चीजें काफी बदलने लगी, क्योंकि अब ये जो खेल में अब गांधी जी आ गए थे। पहले था क्या कि सिर्फ अंग्रेज अकेले खेल रहे हैं और छिटपुट कहीं छोटी मोटी घटनाएं 1957 जैसा हो रहा था। कोई एक लीडर नहीं मिल रहा था भारतीय हिस्ट्री में, भारत के पॉलिटिक्स में कोई एक बड़ा लीडर उभर के सामने आया था जिसके अंडर में पूरा इंडिया अपना मूवमेंट चला सके। तो गांधी जी जब आए, तो गांधी जी के आने के बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि अब पूरे इंडिया को एक गांधी जी जैसा लीडर मिला जो कि उनको लीड कर सके। ठीक है, उनको बता सके हाँ ये सच है, हम ऐसा करने वाले हैं, आप सब आके हमारे साथ जुड़े। तो पूरा देश, पूरा इंडिया इनको फॉलो करने लगा। तो चेंज कैसे हुआ सिनेरियो कि हमें एक लीडर मिला गांधी जी के आने के बाद। अब हुआ क्या कि अंग्रेज काफी परेशान हो गए। गांधी जी के इन सारे जो अपने अभी सारा सत्याग्रह पढ़ा, ये बताने का मेरा यही रीजन है। 1919 तक तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, लेकिन अब 1935 जो हम जाएंगे, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये क्यों आया? रीजन क्या हुआ? क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो इतना बड़ा चेंजेस है 1935 का भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा? तो उसका रीजन गांधी जी हैं। इनके जो सारे जो सत्याग्रह रहे, तो इससे अंग्रेज काफी परेशान हुए। इस वजह से ही अंग्रेजों ने 1930 में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। और गोलमेज सम्मेलन जो इन्होंने बुलाए, तो गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल भी निरर्थक रहा, कुछ भी उसका परिणाम नहीं निकला। 1930 में ही कांग्रेस ने सीधा ये नारा दे दिया कि हमें अब पूर्ण आजादी चाहिए, हमें आजादी से कम और कुछ नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। ठीक, अब देखिए
अब आता है 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम आता है 1935 का। ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहां समझिए। तो भारत शासन अधिनियम जो आता है, तो इस एक्ट में 1935 के एक्ट में भारत को एक संघ के रूप में इन्होंने बताया कि भारत एक संघ है, ठीक है, इसको एक यूनियन बनाया भारत को, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया। पहले बर्मा साथ में था, 1935 एक्ट के बाद अलग कर दिया। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को अलग किया गया भारत से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मतलब इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है 1935 का, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1919 में जो द्वैध शासन प्रणाली जो आई थी भारत शासन अधिनियम के द्वारा, उसको 1935 में राज्यों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, ठीक है, और इसको अब केंद्र में द्वैध शासन किया गया। केंद्र में द्वैध शासन जो किया गया, तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया था, तो केंद्र का जो द्वैध शासन है, इसमें जो है अंग्रेज जो है जो इंपॉर्टेंट जितने पावर्स हैं, इंपॉर्टेंट जितने मंत्रालय हैं, सब कुछ वो अपने पास रखेगी और बाकी भारतीयों को दे देगी, वो उनके हिस्से में उनको दे दी। अब क्या क्या था अंग्रेजों के पास, क्या क्या था भारतीयों के पास, ये देख लेते हैं। तो अंग्रेजों ने अपने पास रखा था सुरक्षा, सेना, संचार और वित्त, ये तीनों थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के पास। और भारतीयों को क्या दिया गया था, कपड़ा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंत्रालय भारतीयों को दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो 1937 में अब क्या हुआ। 1935 का तो ये सारा सिनारियो अपने क्राइटेरिया समझा। अब बात आई 1937 पे। 1937 में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। क्या हुआ है देखो, 1937 में क्या हुआ, सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में जो 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो 1974 बन के तैयार हुआ, एस्टेब्लिश हुआ 73 में रेजोल्यूशन आने के बाद, तो उसको कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। कब, 1937 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली ट्रांसफर यानी शिफ्ट कब किया गया, तो वो 1937 में। और तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था संघीय न्यायालय। तब इसका नाम संघीय न्यायालय रखा गया था। जब ये शिफ्ट होकर दिल्ली गया तो इसका नाम था संघीय न्यायालय, ठीक है। अब देखिए 1935 के रेजोल्यूशन के हिसाब से ही 1937 में चुनाव का प्रावधान दिया गया, चुनाव होने की बात हुई, ठीक है, इसी के हिसाब से चुनाव हुआ। लेकिन हुआ क्या कि 1937 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने उसमें से जितनी भी सीटें दी थी, कांग्रेस ने सीधा सीधा इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा इसलिए दे दिया, 1937 का चुनाव हुआ ना, उसके बाद उस समय वर्ल्ड वार छिड़ गया था। वर्ल्ड वार छिड़ गया। वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ, 1939 से 1945 तक हुआ। तो वर्ल्ड वार का सिनारियो सब बन गया, ठीक है। 1937 में जो कांग्रेस जीती उसका तो उसने अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेज सरकार जीत गई थी, तो वो भारतीयों का साथ चाहती थी। और सीधा सीधा यहाँ पे कांग्रेस ने मना कर दिया, भारतीयों ने मना कर दिया और कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया, वॉकआउट कर गए इलेक्शन से, ठीक। अब देखिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ये चाहते थे कि ये साथ दें, बट इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने। अब यहाँ इसके आगे हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, जब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 1939 से 1945 तक। उस समय वहां ब्रिटेन के पीएम कौन थे, विंसेंट चर्चिल। उस टाइम वहां पे विंसेंट चर्चिल वहां के पीएम थे। और हुआ क्या कि उन्होंने अपने कैबिनेट का एक मंत्री भेजा, स्टफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स को भेजा भारत, जो कि आप 1942 का क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। और इसका बहुत ज्यादा बाइकआउट हुआ था। क्यों हुआ था बताता हूं अभी। तो 1942 में स्टफर्ड क्रिप्स को क्रिप्स मिशन लेके भेजा गया भारत। और जब ये भारत आया तो इसने जो है, इसका रीजन यही था, उद्देश्य यही था कि ये भारतीयों को मनाना चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय भी जो है अंग्रेजों की तरफ से शामिल हो। लेकिन सीधा सीधा कांग्रेस का मतलब पहले होता था कि भारतीयों की आवाज, कांग्रेस ने मना कर दिया, मतलब पूरे संपूर्ण भारत ने मना कर दिया, ठीक है। तो कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया, भाई हमको नहीं जाना है, हमको पूर्ण आजादी चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने दो ऑप्शन दिया। स्टफर्ड क्रिप्स जो आया क्रिप्स मिशन लेके 1942 में, इसने दो ऑप्शन दिया। दो ऑप्शन क्या दिया, संविधान सभा और डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का इसने बोला, डोमिनियन स्टेट का आपको दर्जा दे देंगे और संविधान सभा आपको बनाने का हम हक दे देंगे।
ठीक है। तो संविधान सभा का मतलब क्या हो गया, आप सब समझते होंगे। संविधान सभा मतलब ये सभा जो है अपने लिए विधि कानून वगैरह ये सब बना सकती है। और डोमिनियन स्टेट मतलब क्या, डोमिनियन स्टेट मतलब कि टेम्पररी गवर्नमेंट, मतलब ये डोमिनियन स्टेट मतलब कि मतलब जितना भी है ना, बोलते हैं ना पावर जो है एक्चुअली गार्जियन अंग्रेज सरकार ही रहेगी, लेकिन शासन चलाने के लिए भारतीयों को दे दिया जाएगा। ये वाली बात हो गया डोमिनियन स्टेट में, ठीक है। लेकिन इसको सीधा सीधा कांग्रेस ने जो है सीधा सीधा इसको नकार दिया, इसको बोला नहीं हमको ये चाहिए ही नहीं, सीधा सीधा नकार दिया और सीधा सीधा बोला हमको पूर्ण आजादी चाहिए। 1930 में ही पूर्ण आजादी की बात हो गई थी, बोला हमको सीधा सीधा कांग्रेस ने बोला हमको सीधा सीधा पूरी की पूरी आजादी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। अब हुआ क्या कि 1945, अब हुआ क्या देखो, वर्ल्ड वार जो है 1945 तक चला, लेकिन वर्ल्ड वार में अब बात है ना कि कोई छोटा मोटा इंसान, अगर कोई बोलते हैं ना किसी छोटे आदमी को जिसको मतलब कभी ज्यादा पैसा ना देखा हो और उसको अचानक से 1-2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो भाई या तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर वो बौर आ जाएगा, ये वाली बात होती है। वही बात हुई जापान के साथ। जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, ठीक है, और जापान को अच्छी खासी सफलता मिल रही थी लड़ाई में। अब जापान ने क्या किया, उसने देखा कि भाई मैं तो सफलता मुझे मिल रही है, हम तो चारों तरफ जीत रहे हैं, हमारा अच्छा स्टेटस चल रहा है, हमारा अभी टाइम अच्छा चल रहा है। उसने क्या किया, जोश जोश में आके अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पे उसने अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर बंदरगाह उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 1945 में जो है अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया, ठीक है, उसके 2 शहर पे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में पहला कोई परमाणु अटैक है किसी देश पे आज तक, ठीक है, अमेरिका ने किया था हिरोशिमा और नागासाकी में। अब देखते हैं तो हुआ क्या, इसी के बाद जो है इतना भयानक इसका इम्पैक्ट था, इतना ज्यादा दूसरा मतलब बहुत गंदा इसका परिणाम था कि धीरे धीरे उसका सेकेंड वर्ल्ड वार जो है बंद होने लगा, खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखिए जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो वर्ल्ड वार से पहले पीएम कौन थे, ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल थे। और वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ तो वो उसमें हार गए थे। उसके बाद कौन पीएम बने, तो ये बने क्लीमेंट एटली। अब यहां समझने वाली बात है, क्लीमेंट एटली जो है ना भारत के आजादी के ये समर्थक थे, ये मानते थे कि हाँ भारतीयों को जो है आजादी मिलनी चाहिए, इनको अपना अलग एक स्टेटस मिल जाना चाहिए, तो ये इसके समर्थक थे, ठीक है, क्लीमेंट एटली। अब देखिए 1946 में क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा, एक अपने कैबिनेट से, अपने मंत्रालय से 3 मंत्रियों को भारत भेजा, ठीक है, जो कि 1946 का कहा गया कैबिनेट मिशन। इसमें उसके 3 मंत्री हैं इंग्लैंड से। कौन कौन है कैबिनेट एटली के 3 मंत्री, कौन कौन है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अब यहां देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लो, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस वगैरह का ये क्वेश्चन है। तो ये पैट्रिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। और इसका उद्देश्य क्या था भारत में आना, तो इसका उद्देश्य था सत्ता का हस्तांतरण, भारत में आके सत्ता का हस्तांतरण, इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसने संविधान सभा, इसने दो बॉडीज बनाई। क्या बनाई, पहला संविधान सभा और दूसरा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट इसने बनाया। और संविधान सभा, टेम्पररी गवर्नमेंट की क्या जरूरत पड़ गई, टेम्पररी गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए पड़ गई कि अब भारत के पास अभी ना कोई लिखित संविधान है, ना उसके पास कुछ गवर्नमेंट का बोलते हैं ना एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है, तो सडनली कैसे सत्ता सब कुछ देके चली जाएगी। तो उसके लिए उसने संविधान सभा बनवाया और अंतरिम सरकार यानी टेम्पररी गवर्नमेंट का व्यवस्था किया कि आप पहले सब देखो, सीखो, समझो, उसके बाद धीरे धीरे आपको सत्ता दे दी जाएगी। ओके, जो याद रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या है, ये समझिए। जो याद रखने वाली बात ये है, और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संविधान सभा का देखिए, संविधान सभा का जिक्र सबसे पहले कब हुआ था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1942 में। 1942 में ये हुआ था जब क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, जो कि उसका बहिष्कार हुआ था, उसमें ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बट 1946 में ये एक्सेप्ट हो गया जब कैबिनेट मिशन आया और ये अडेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट जो सवाल है, जो अंतिम सरकार जो बनी, ठीक है, टेम्पररी गवर्नमेंट जो बना, उसमें कौन कौन से मंत्री, क्या क्या पद उनको मिला, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए तो सबसे पहले तो अंतिम सरकार के जो उपाध्यक्ष जो है ना, उसमें पंडित नेहरू बने, और अध्यक्ष जो है उस समय जो वायसराय उस समय थे वो अध्यक्ष बने, ठीक है। तो आइए, लेकिन सरकार में जो अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, ठीक है,
पंडित नेहरू सरकार में अध्यक्ष थे, तो पंडित नेहरू अध्यक्ष थे, इनके पास कौन सा मंत्रालय था, इनके पास था वित्त और राष्ट्रमंडल, ठीक है। उसके बाद सरदार पटेल के पास कौन सा मंत्रालय था, गृह मंत्रालय। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, इनके पास मंत्रालय कौन सा था, कृषि मंत्रालय। जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्रालय। देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे, नाम भी देता है और कभी कभी आंकड़ा भी पूछता है, नंबर भी पूछता है। तो देखिए जो मुस्लिम लीग के तीन सदस्य उसमें थे अंतिम सरकार में, ठीक है। लियाकत अली जिनको वित्त विभाग मिला हुआ था, आसिफ अली जिनको रेल मंत्रालय मिला हुआ था, और गजनफर अली जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था। अब यहां से देखिए वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वीवीआई भाई, वीवीआई, ठीक है। वीवीआई किस लिए बोल रहा हूं समझ जाओगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ये बहुत बार पूछा गया है कि अंतिम सरकार में कानून मंत्रालय किसके पास था, रक्षा मंत्रालय किसके पास था। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है और इवन एसएससी वगैरह में पूछा गया है, तो समझ जाए। योगेंद्र नाथ इनके पास था कानून मंत्रालय, ठीक है। योगेंद्र नाथ के पास था कानून मंत्रालय और बलदेव सिंह के पास था शिक्षा मंत्रालय। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे है क्या कि संविधान सभा का तो गठन हो गया, संविधान सभा बन गया कि भाई संविधान सभा, एक संविधान सभा नाम की एक बॉडी बनेगी, वो जो है क्या बनाएगी, हमारे लिए संविधान बनाएगा। लेकिन भाई संविधान सभा बॉडी तो बन गया, ठीक है, ऐसा कोई बॉडी होगा, लेकिन उसमें कैसे कोई चुना जाएगा, उसमें किसी सदस्य की चुनाव कैसे होगा। तो जो सदस्य का चुनाव था वो पहले जो है हमारे अभी के जैसे इलेक्शन कमीशन तो था नहीं कि बहुत आराम से इलेक्शन हो जाए। तो उस समय जो इलेक्शन हुआ, क्या हुआ कि उसमें आम जनता ने इस संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव नहीं किया। क्या कैसे चुनाव हुआ, सबसे पहला क्राइटेरिया रखा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुन के आएगा संविधान सभा में, ठीक। दूसरा क्राइटेरिया रखा गया कि ये जो चुनाव होगा ना, ये आम जनता के द्वारा नहीं होगा, ये राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य चुन के भेजेंगे संविधान सभा में सदस्यों को, ठीक है। अब देखिए टोटल जो उसमें सीट थी संविधान सभा में वो थी 389, 389 टोटल सीट थी, जिसमें 3 क्राइटेरिया में इनका बंटवारा हुआ। पहला ब्रिटिश राज्य, जो उसमें जो ब्रिटिश राज्य जो थे उनमें से सदस्य चुन के आएंगे 292, ठीक। उसके बाद देसी रियासत, इसमें सदस्य चुन के आएंगे 93। उसमें बहुत सारे छोटे बड़े देसी रियासतें थे, लगभग कुल मोटा मोटी जो है 565 देसी रियासतें तब थीं, ठीक है। उसके 4 चीफ कमिश्नरी थी, उसमें से 4 मेंबर चुन के आएंगे, ये था क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ ब्रिटिश राज्य जो था, जिसमें एक्चुअल जो भिड़ंत हुआ, लड़ाई हुआ, जो इलेक्शन हुआ, क्योंकि ये तो था, ये तो मतलब देसी रियासतों में से वो चुन के वो अपने प्रतिनिधि सीधा भेज देंगे, लेकिन जो ब्रिटिश राज्य था एक्चुअल इलेक्शन वहां होना था, ठीक है। तो वहां देखिए मैंने सारा ब्रेकआउट आपके लिए किया है, समझिए। 292 सीट में जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को आया कुल 204 सीट, और पंजाब में एक पार्टी थी, ठीक है, उसने 4 सीट जीता था, जो कि फिर बाद में वो कांग्रेस में आके विलय हो गई। तो कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कुल मिली 208 सीटें, ठीक, 208 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद मुस्लिम लीग, उस समय उसमें मुस्लिम लीग का काफी बुरा प्रदर्शन रहा, 73 सीट ही बस मुस्लिम लीग जीत पाई। उसके बाद कृष्ण पाणी पार्टी, ये पंजाब की थी एक, उसने 1 सीट जीता, और साउथ में भी 2 ऐसी पार्टियां थी जो यूनियनिस्ट थी, एक जीती, और एक यूनियनिस्ट कांग्रेस थी, उसने भी 1 सीट जीता, ठीक। और अदर्स जैसे आज भी होते हैं अन्य, वैसे पहले भी थे अदर्स, उन्होंने 8 सीट जीता। टोटल ब्रेकआउट होके यहाँ 292 का यहाँ आंकड़ा आपको पता चल रहा है। तो ये था, और 4 मेंबर चीफ कमिश्नर से चुन हैं और 93 मेंबर्स देसी रियासतों से, तो ये टोटल मिलके आंकड़ा बनता है 389। ये टोटल आंकड़ा बना 389। अब यहां समझने वाली बात है, अपना इतना बुरा परफॉर्मेंस देख के जो मुस्लिम लीग है ना, वो मतलब बिल्कुल निराश हो गई, बिल्कुल परेशान हो गई। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि मुस्लिम लीग वॉकआउट कर गई, बोली भाई हमको संविधान सभा में रहना ही नहीं है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हमको नहीं रहना है, क्योंकि वो समझ गई कि अनडिवाइडेड इंडिया में अगर वो रहेगी उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है। वो ये चीज समझ गई, बहुत अच्छी तरह से वो समझ गई। तो वो जो है अब जो है उसका और भी ज्यादा भरपूर जो है डिमांड होने लगा, अलग मेरा देश बना दो, ठीक। तो उसके बाद उसके वर्कआउट के बाद टोटल मेंबर्स कितने रह गए, तो टोटल मेंबर्स रह गए 324 मेंबर रह गए, और 324 मेंबर ने ही मिलकर संविधान सभा का कार्य किया और भारत के लिए संविधान बनाया। और ये संविधान हमारा उन्होंने बना के तैयार किया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। ये संविधान हमारे लिए इन्होंने बना के तैयार किया 2 साल 11 महीना 18 दिन में। जो संविधान हमारा रेडी हो गया, संविधान रेडी हो गया, तो बस यहीं से क्वेश्चन तो ये तो आता ही, ये तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा हो गया। लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं, हम कुछ अब एक्चुअल जो क्वेश्चन जो आते हैं हम उसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहला जो संविधान सभा का कोई बैठक हुआ जिसमें सब सारा प्रारूप वगैरह डिसाइड हुआ, जो सबसे पहला जो बैठक हुआ वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मैं आपको बता दूं कुल मिला के ये संविधान टोटल बनने में जो 2 साल 11 महीना 18 दिन का जो समय लगा, इसमें कुल मिला के 12 बैठकें हुई संविधान सभा की। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा है 324 मेंबर जो थे, चूंकि मुस्लिम लीग निकल गई तो 324 मेंबर बचे। अब 324 मेंबर को और किसी एक हॉल में एक जगह बैठा दो और जब वो बोलेंगे हंगामा करेंगे भाई, तो उनको संभालने वाला भी तो चाहिए। दैट मीन्स एक लीडर चाहिए जो उनको जिनको वो सारे लोग सुने। तो उस समय एक अस्थाई लीडर जो सबसे उस सदन में जो बुजुर्ग था, जो सबसे अनुभवी था, उसको बनाया गया। तो अस्थाई तौर पे जो लीडर जो बनाया गया अस्थाई, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। जब सेकंड बैठक हुई, सेकंड बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। तब स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और तब जाके राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बने सेकंड सिटिंग में। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकंड सिटिंग में। ठीक है, कुल 12 बैठकें हुई। अब देखिए, जब 11वां बैठक हुआ, 12 में से जब 11 बैठक हुआ, यानी सेकंड लास्ट जब बैठक हुआ 11वां बैठक, तो उस समय जो है संविधान तब तक बन के बिल्कुल तैयार हो गया। संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन संविधान बन के तैयार हुआ और संविधान सभा ने उस संविधान को एक्सेप्ट भी कर लिया, एडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन उस समय जो है सारा का सारा संविधान लागू नहीं हुआ। कुछ जो संविधान के कुछ अंश थे उनको लागू किया गया। देखते हैं क्या क्या लागू किया गया। हाँ, तो जो ये संविधान सभा है, जो फिर इसी को आखिरी में अंतिम सरकार बना दिया गया। तो अंतिम सरकार, ये संसद के रूप में, ये जो अंतिम सरकार थी, इसको फिर अंतिम संसद के रूप में यानी टेम्पररी पार्लियामेंट के रूप में इसको बदल दिया गया। अब देखिए, जब ये टेम्पररी पार्लियामेंट के रूप में जब ये कन्वर्ट हुआ, जब ये टेम्पररी पार्लियामेंट बना, तो सारे संविधान सभा के सदस्य मिलकर जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने नियुक्त किया, चुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को 3 प्रावधान लागू कर दिया गया। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने 3 प्रावधान हमारे संविधान सभा, यानी कि ये फिर अंतिम संसद जो बन गया संविधान सभा, फिर ये बाद में अंतिम संसद के रूप में बदल गया। इन्होंने 3 कानून लागू कर दिया 26 नवंबर 1949 को। कौन कौन सा? नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद। ठीक है, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, जो कि अंतरिम संसद ये जो जिसके तौर पे फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो ये 3 चीज 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली फुल्ली हमारा संविधान जो है अपने एक्टिव मोड में आ गया, काम करने लगा, यानी कि हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा संविधान सभा एवं प्रस्तावना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड प्रीएम्बल का चैप्टर करें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।